दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आपका एक बार फिर से स्वागत है एक नए पॉडकास्ट में। इस वक्त हमारी मौजूदगी है अयोध्या हनुमानगढ़ी पे और हमारे साथ एक ऐसे नामी गिरामी पहलवान है जो नाम के मोहताज नहीं है। हम लोग स्वागत करेंगे मनी रामदास जी का और उनसे करेंगे उन्हीं के बारे में ढेर सारी बातें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी तो आप यहाँ पे संत रूप में बैठे हुए हैं, लेकिन जब आप अखाड़े में होते हैं तो ये संत का रूप हट जाता है और पूरा एकदम क्रोधित होके पहलवानों पे पिल जाते हैं। क्या मामला है, कैसे, मतलब क्या कहा जाए इसके बारे में? ये हमारे अखाड़े की परंपरा है जी। ये हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम हनुमानगढ़ी में बहुत पुराना अखाड़ा है। ये मल्ल युद्ध की जो है शुरुआत हनुमान जी से होती है। तो हमारे नागा अतिथियों ने जो यहाँ पे अपना एक कुश्ती का जो है एक डंका पूरे देश में बजाया है। हमारे महाराज जी थे श्री बाबा हरशंकर दास जी जी और हमारे गुरु जी श्री बाबा मुरारी दास जी और तमाम उससे पहले भी थे। तो यहाँ पे कुश्ती की एक परंपरा है, मल्लयुद्ध की परंपरा है। तो हम लोग भी घर से ही। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हमारी जन्मभूमि बगल में है, बस्ती जिला। अच्छा, बस्ती जनपद के हैं? जी, बस्ती जनपद के हैं। और हम घर पे भी बहुत छोटे थे तो हमारे पिताजी भी कुश्ती लड़ते थे। अच्छा। हमारे गांव में सब लोग लड़ते थे। मतलब कुश्ती आपको विरासत में, आपको अपने खून में मिली है? जी जी हाँ, सब लोग लड़ते थे। तो फिर एक बार गर्मी की छुट्टी हुई, हम 5वीं क्लास में पढ़ रहे थे, 6वीं में गए थे। तो फिर पिताजी ने श्री बाबा हरशंकर दास जी महाराज जी गए थे दंगल पे। उनका भी घर बस्ती जिला। अच्छा, वो आप भी बस्ती से हैं? हम भी बस्ती से। महाराज जी पाकड़ डांड है जी, वहाँ के रहने वाले। तो हमको लेके गए तो मिलवाए। तो महाराज जी तो बात नहीं किए। फिर गुरु जी हमारे थे बाबा मुरारी दास जी, वो सिद्धार्थ नगर के थे। तो उनसे बातचीत हुई। तो फिर उन्हीं के माध्यम से हम आए अयोध्या। हम अयोध्या में 97 में आए, आना जाना लगा रहा जी। और फिर हनुमान जी की कृपा हुई, यहीं के होके रह गए? यहीं पे गुरु जी ने ही शिक्षा दीक्षा पढ़ाया लिखाया और कुश्ती भी सीखते रहे और साधु हो गए। पीछे गदा रखी हुई है जी, क्या कहानी है इस गदा की? ये गदा सब कुश्ती में जीता हुआ गदा है। इसमें लिखा है जहाँ से मिला। अच्छा। है। तो हम पूरे देश में जाके कुश्ती लड़े, मिट्टी की कुश्ती, क्योंकि गद्दे की कुश्ती की प्रैक्टिस नहीं थी। अच्छा। और मतलब संसाधनों का अभाव भी रहा है कि वो टर्फ नहीं मिल पाता है। जी। तो फिर हम कुश्ती में नेशनल जब लड़ने गए, सीनियर नेशनल लड़े, तो वहां पर वो मैट का जो है कमी जो था, वहां मेरा प्लेस नहीं लगा। अच्छा, मतलब वहाँ पे मैट पे आपको लड़ना था? हाँ, मैट पे था। तो मैट का प्रैक्टिस नहीं था, वो ग्रिप नहीं बनती होगी? वो ग्रिप नहीं, पैर फिसलता है। तो फिर लेकिन हमने वहां तक सफर किया, इंडिया टूर तक हमने सफर किया और बहुत अच्छा रहा। और मिट्टी पे ही लड़ता हूँ, आज भी कुश्ती लड़ता हूँ तो मिट्टी पे ही। और हमारे गुरु जी ने जो हमको सिखाया। आपसे मैं ये समझना चाहूंगा, कोई ऐसी रोचक घटना कभी हुई हो कि आप अखाड़े में पहुंचे हो और बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट रहे हो कि कैसा पहलवाना आया कि अभी इसको पटकनी दे देंगे, पहले ही राउंड में इसको बाहर कर देंगे, और वो आप ही को पटक दिया, आप ही जो है दिन में तारे देखने लगे? नहीं, ऐसा कॉन्फिडेंस हमको आता नहीं है। अच्छा। फिलहाल कि हम बहुत ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होके जाते हैं। आप हमारा कुश्ती बहुत चैनलों पड़ा है, देखिएगा। हम कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं। हनुमान जी के सहारे चलता है और फिलहाल ठीक ठाक रहा। और कुश्ती है तो हारना जीतना लगा रहता है। तो गेम का पार्ट है। वो तो गेम का पार्ट है। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि मैं हारा नहीं हूँ। जब मैंने शुरू किया तो बहुत कुश्ती हारा। गांव के पास ही कुश्ती होता था, हारते थे जीतते थे। और ये तो कुश्ती का एक पार्ट है, चलता रहता है। लेकिन हनुमान जी महाराज की कृपा से ज्यादातर जीत ही मिली है। तो उनकी कृपा है, सब चल रहा है, भजन पूजा हो रहा है। पहलवानों को अपने शरीर को मेंटेन रखने के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए होती है कि शरीर उनका मजबूत हो, कठीला हो, क्या क्या वो चुनौतियां होती हैं? जैसे मान लीजिए कोई नया बच्चा है, वो पहलवानी करने उतरा है, अभी सीख रहा है, उसकी पहलवानी के ककहरे सीख रहा है वो, तो आप लोग कैसे उसको ट्रेनिंग देते हैं? क्या कुछ उसकी डाइट होती है? क्या कुछ उसको संयम बरतना होता है? क्या कुछ उसका रूटीन आप लोग बनवाते हैं?
जैसे जिस एज का बच्चा हो उसको क्या जरूरत है, उसके गुरु उसको जानते हैं जो इस विद्या को किए हैं। अगर बिना जानकार कोई नहीं रहेगा तो उसको ज्यादा डाइट दे देगा तब भी नुकसान करेगा, कम देगा तो उसका ग्रोथ नहीं बढ़ेगा। तो उसमें बहुत चीजें होती हैं और उसके देखने के बाद मालूम पड़ जाता है कि इसको किस चीज की जरूरत है। और बहुत ज्यादा डाइट की भी जरूरत नहीं है। अगर बहुत ज्यादा खाने से हर चीज हो जाता तो ये टाटा बिरला अंबानी के लड़के सब पहलवान होते हैं। मेहनत की जरूरत है और मालूम पड़ जाता है। जैसे एक मेरा मानना है कि 12-13 साल के बच्चे को घी की मात्रा नहीं देनी चाहिए। अच्छा। उसको उतना विटामिन दूध में मिल जाता है, फल में मिल जाता है, नहीं लीवर पे जो है इन्फेक्शन होता है, लीवर कमजोर हो जाता है। चिकना चीज बच्चों को फैटी लीवर की भी दिक्कत हो जाती है। ज्यादा देना, जैसे घी हमारे कुश्ती में ज्यादा खाया जाता है तो लोग नया नया शुरू कराते हैं तो उसको सोचेंगे कि कितना खिला दिया जाए। तो अगर बच्चा है 12-13 वर्ष तक का है तो उसे घी से थोड़ा दूरी बनाना है। उसके चौपाती रोटी में लगा सकते हैं लेकिन उसको घी डाल के देने लगेंगे तो उसका लीवर खराब हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और मेरे दिमाग में आई, जैसे आप लोग बाहर, हम लोग अमूमन जाते हैं बाहर तो कोई रोड साइड ठेला लगा है, फुल्की खा लिए, चाट खा लिए, आप लोग भी खाते हैं या कुछ उससे परहेज भी रखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक कहने की बात है कि ये नहीं खाना। आप बहुत ज्यादा मत खाइए लेकिन कभी कभी खा सकते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि आप इससे बहुत ज्यादा, आप इच्छा को खुश रखना चाहिए, मन को खुश रहना चाहिए। लेकिन ये थोड़ी ना खाली पेट है तो आप टिकिया खा लें, गोलगप्पा खा लें। कुछ खाए हैं, मन है तो आप खा सकते हैं। लेकिन इतना ज्यादा उसकी मात्रा ना दें कि हम बहुत मसालेदार सब्जी मत खाएं। तो ऐसी चीजें हैं जो जलन पैदा करती हैं, जो आपको नुकसान करेंगी, उसी चीजें नहीं खानी चाहिए। अब इसमें कोई परहेज थोड़ी ना कि आप टिकिया मत खाइए, फुल्की मत खाइए। आदमी खाता, जैसे घी ज्यादा खाया तो उसका एक बड़ा वैसा होता है। पहलवानी में सबसे कठिन है घी खाना। अच्छा। लोग खिला नहीं पाते हैं और जिसके पास है जो कराते हैं वो खिलाते हैं। आप किसी पहलवानी करने वाले बच्चे से पूछेंगे या उसके गुरु से पूछेंगे तो घी खाना सबसे टफ होता है। अच्छा। और एक्सरसाइज करना, दंड बैठक मारना, ये दो चीजें बहुत कष्ट देती हैं। और अच्छा जो मजा आता है, कोई पीस के बादाम का शरबत दे वो पीने में, और कोई मालिश करे जब एक्सरसाइज हो जाए तब, ये दो चीजें तो बहुत। कितना गिलास आप पी जाते होंगे अगर बढ़िया तैयार किया हुआ दूध मिल जाए तो? उसमें लीटर में बता दीजिए। उसमें लीटर से पीने से नहीं है, हम लोग बादाम गिन के पीते हैं। अच्छा। जैसे उसका बादाम का बीज होता है तो कोई 100 पिएगा, कोई 50 पिएगा, कोई 200। और जैसे ज्यादा एक्सरसाइज हो रही है, ज्यादा दौड़ हो रहा है, जैसे आप 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, 1000 1500 2000 दंड बैठक मार रहे हैं, तो आप, और आपकी वेट जो है कम से कम 70-80 केजी है, अच्छा वर्क कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं अपने, तो आप 1 पाव गिरी बादाम पी सकते हैं। 1 पाव हजम हो जाता है आराम से। उसको पहले पीसिए, पीस के उसके बाद छानिए, छान के उसका जो है छिलका जो होता है वो कपड़े से छानने के बाद वो निकल जाएगा। उसको निकाल के किसी जानवर को दे दीजिए और उसका वही रस पिया जाएगा। तो आप अगर उतना एक्सरसाइज करेंगे तो आपको हजम हो जाएगा। उसको दूध में मिला के पीना? दूध में मिलाकर भी पी सकते हैं, शक्कर मिला दीजिए, वैसे भी लोग पी लेते हैं। अच्छा। किसी किसी को दूध में नहीं अच्छा लगता है। मतलब उस बादाम के रस को पीना है, वो हृदय को मजबूत करता है, कॉन्फिडेंस देता है। एक बात अक्सर हम लोग सुनने में आती है कि बहुत से लोग कवायद करते हैं मांसाहार की, कि अगर आप पहलवान हैं या फिर हैवी जिम कर रहे हैं तो आपको अंडा और मांस, मछली, ये सब का भी सेवन करना चाहिए। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या वाकई में मांसाहार पहलवान के लिए जरूरी है या फिर खाली मिथ है? ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने जवान का स्वाद है, सबका अलग अलग। ऐसा कुछ नहीं है, स्वाद के लिए लोग खा रहे हैं, स्वाद के लिए खा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े पहलवान हुए जो ये सब मांस मछली नहीं खाए। और मांस मछली खाने का मतलब अगर वो हजम नहीं हुआ तो मांस से, जैसे एक टुकड़ा कहीं भी किसी मांस का, कोई जानवर या पक्षी हो, चूहा हो, खत्म हो गया, कितना बदबू देता है।
तो वो जब जाएगा सड़ जाएगा पेट में, अगर वो हजम नहीं हुआ, अन्न हमको नहीं हजम हो पाता है पूरा, तो वो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, तमाम प्रकार की बीमारी होगी। और मांसाहारी पहलवान है बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। अच्छा, वो पूरा एज अपना जी नहीं पाते हैं। और किसी को भी इस मांसाहार से बचना चाहिए। अपने जबान के स्वाद के लिए लोग खाते हैं, लेकिन ये प्रोटीन में विशेष रोल नहीं है उसका विशेष कोई रोल नहीं है। उसकी वजह आप अगर अंकुरित अनाज वगैरह ले रहे हैं तो अंकुरित अनाज लीजिए, चना खाइए, गेहूं भिगा के खाइए, मूंग खाइए, मूंगफली खाइए, दूध पीजिए, बादाम पीजिए, तमाम फल है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे पहलवान रहे हमारे महाराज जी। जो है भारत केसरी रहे, भारत भीम रहे, श्री बाबा हरिशंकर दास जी महाराज, वो कभी नहीं खाए। निरंजन पहलवान थे भारत केसरी, वो भी नहीं खाए। हमारे गुरु जी श्री बाबा मुरारी दास जी, वो भी नहीं खाए। बहुत ऐसे महंत ज्ञानदास जी महाराज, वो भी नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसको खाने से ताकत आएगी। जब वो अपनी जबान के लिए लोग खा रहे हैं, अपनी जबान के लिए, अपना स्वाद बदलने के लिए खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो ताकत आपके घी में है, दूध में है, बादाम में है, उससे ज्यादा ताकत कुछ नहीं। और अब तो आ गया है तमाम एनर्जी पाउडर आ गया, प्रीमिक्स आते हैं, आ गए हैं। अब तो एक चम्मच लीजिए, वो शाकाहार में बना हुआ है सब, तो वो नुकसान नहीं करता। जैसा जो वर्क करते हैं वैसा वो। अच्छा, उसकी मात्रा भी एक तय है। उसको बच्चों को नहीं लेनी चाहिए। हाँ। कम एज के बच्चों को नहीं लेनी चाहिए। कम एज के बच्चे अगर लेंगे तो दिल का दौरा, हार्ट अटैक भी आ जाता है। अच्छा, वो एक एज होती है, जैसे 30 क्रॉस करने के बाद, 30-35, उसके बाद कुछ लोग लेते हैं, सब नहीं लेते हैं, और ये काफी नुकसान भी करता है। नुकसान करता है। आपसे मैं समझना चाहूंगा कि पहलवानी में आपका जो आइकन है, आपके जो आदर्श हैं, वो कौन है? कुश्ती में हमारे आइकन हमारे महाराज जी हैं, श्री बाबा हरिशंकर दास जी महाराज। वो उनको देखकर हमने शुरू किया। जब यहाँ आए तो महाराज जी को देखे, और घर पे जो शुरू किए थे बचपन में, थोड़ा बहुत मिट्टी लगा देना, लंगोटा पहनाना, हमारे पिताजी ही करते थे। तो उनको देख के एक जिज्ञासा हुई बचपन में। और लेकिन फिर जब वहां से यहाँ पर आए तो महाराज जी को देखकर, महाराज जी के सेवा में मैं 12 साल था, हमारे महाराज जी नहीं है, तो मैं 12 वर्ष उनका सेवा किया। और हमको जो शिक्षा दीक्षा जो हमको सिखाए, जो हमको थोड़ा बहुत जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ महाराज जी की कृपा से। महाराज जी हमारे बहुत अच्छे थे, उनको पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं। हमारे महाराज जी का वजन 1 कुंटल 25 किलो था। 1 क्विंटल 25 किलो वजन था। और बहुत खूबसूरत थे। उनकी तस्वीरें जो है लोग देखते थे, उनको मिलने के लिए लोग आते थे। बहुत अच्छे पहलवान थे। उनकी कुश्ती सबसे हुई, चाहे भारत भीम जनार्दन सिंह हो, चाहे मास्टर चंदगी राम हो, चाहे मेहरदीन पहलवान हो, चाहे दारा सिंह हो, चाहे रंधावा हो, सबसे लड़े हो, चाहे पन्नेलाल पहलवान हो गोरखपुर के, सबसे उनकी कुश्ती हुई। और बहुत अच्छे थे, संत थे। और तो उन्हीं को देखकर ऐसा हुआ कि महाराज जी हमारे इतने अच्छे हैं, इतने सुंदर हैं, और इतने बड़े पहलवान हैं, वो साधु हो गए, तो हम भी साधु हो जाए। अच्छा, आप भी साधु गए। तो एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कभी ऐसा हुआ कि आप अखाड़े में पहुंचे हो और पहलवान को देख के डर लगा हो कि भाई यार बहुत खतरनाक पहलवान है, और आज थोड़ा सा मन बैठा हुआ है, ऐसा कभी कुछ हुआ है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें डरने की बात नहीं है। वो एक कहावत है ना, जो डर गया वो मर गया। तो डरने की कोई बात नहीं है, डरते नहीं है किसी से, बस हनुमान जी से डरते हैं। और उनकी कृपा रहे तो फिर डर नहीं लगता है। और मरना तो सबको है एक दिन, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। जो हनुमान जी के शरण में हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो डरने से क्या बात। ना हम ना शादी विवाह किए, ना बाल बच्चे हैं, वही हनुमान जी हमारे माता पिता हैं। तो शादी मतलब करेंगे भी नहीं? नहीं, अब हम हनुमान जी के शरण में साधु हो गए, कंठी ले लिए। अब हमारा जीवन इसी बैराग में बीतेगा, ग्रस्त जीवन से दूर रहेंगे। ग्रस्त जीवन से दूर हो गए। अब कहाँ करना है, अब तो हनुमान जी के चरणों में ही रहना है, यही सब सुख है। शादी विवाह करने वाले हमारे हनुमानगढ़ी में नहीं रहते हैं। अच्छा, ये हमारे हनुमानगढ़ी की परंपरा है कि यहाँ शादी विवाह करके लोग नहीं रहते हैं। अच्छा अच्छा। अगर शादी विवाह करके रहने लगेंगे तो ये अपने बच्चों को देने लगेंगे यहाँ की संपत्ति, तो ये संस्था खत्म हो जाएगी।
अच्छा, ये कारण है। यहाँ का नियम नियमावली है, तो ये बड़ा अच्छा है कि जो है कोई गरीब बच्चा भी रहना चाहे वो भी रह सकता है। उसको हमारे यहाँ महंत जी गद्दी नसीन जी महाराज और पंचों ने जो नियम बनाया है कि जो भी अपने पास रखे उनको शिक्षा दीक्षा पढ़ाएं लिखाएं, कुश्ती लड़ाएं। अगर वो जाना चाहे तो वो घर जाके शादी विवाह कर सकता है, लेकिन स्थान छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो स्थान पे नहीं रहेगा। तो यहाँ के स्थान पे वो उसका महत्व खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बच्चों के लिए है। जैसे गरीब घर का लड़का है, अकेले है, तो उसको हम पढ़ा लिखा सकते हैं, हमारे पास जो व्यवस्था है जी। अगर उसको जाना है तो वो चला जाएगा। लेकिन अब सब चले जाएंगे तो नहीं चलेगा ना। अखाड़ा कैसे चलेगा? अखाड़ा कैसे चलेगा? तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है जी लोगों के लिए, समाज के लिए, कि कोई भी सीखता है, अगर आता है रहता है हनुमानगढ़ी में कहीं भी रहता है तो उनके गुरुजी उनको खाना पीना रहना सुविधा देते हैं। अगर वो साधु बन गया तो अति उत्तम है, कोशिश रहती है कि साधु ही बन जाए। लेकिन अगर चला गया तो कोई बात नहीं जी, वहाँ भी खुश रहे, गृहस्थ जीवन में चला जाएगा। तो ऐसा बहुत लोग चले जाते हैं। आखिरी में चलते चलते मैं आपसे एक आखिरी सवाल करूंगा। जो आज का युवा वर्ग है, अगर वो पहलवानी में, कुश्ती में हाथ आजमाना चाह रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? युवा वर्ग है उसको जो कुश्ती में लंबी पारी खेलनी है, तो क्योंकि गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु को होना जरूरी है, हर चीज में गुरु का होना जरूरी है, चाहे शिक्षा हो चाहे कुश्ती की शिक्षा हो। उसको 12 साल की एज से उसका अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। इसमें 12 वर्ष लगता है, 12 वर्ष लगते हैं परिपक्व पहलवान बनने में। अगर ये सोचे कि तत्काल हो जाएगा जैसा फिल्मों में दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका पूरा जो है कोर्स 12 वर्ष का है और 12 वर्ष की ये तपस्या है। अगर वो उसको पूरा साधु होके इसमें रहना पड़ेगा, तब जाके सीख पाएगा, तब वो सीख पाएगा। और उसको 12 वर्ष की एज में जब शुरू करेगा तो वो 12 दूने 24 साल के एज में अगर वो उसका पूरा पालन कर लिया तो वो पूरे भारत का पहलवान होगा और वो पूरे देश दुनिया में नाम करेगा। तो आगामी कौन सी कुश्तियां बची हुई हैं जहाँ पे आप लोग जाने वाले हैं? अब इधर गर्मी आ गई, अब इधर कुश्ती इधर बंद हो गया, मध्य प्रदेश में चालू है जी। ये गर्मी में मध्य प्रदेश में कुश्तियां होती हैं और गर्मी पड़ने लगी, हिमाचल का शुरू हो गया है, उधर पहलवान सब चले जाते हैं। तो आप लोग पार्टिसिपेट करने वहाँ जाते हैं? नहीं, पहले हम जाते थे, अब इधर तो अब की बार तो हमको चोट लग गया, इसलिए अब अगली बार फिर देखा जाएगा जी। तो ढेर सारी ये चोट जो है ये पहलवानों का आभूषण है। हाँ बिल्कुल, इसको हम लोग आभूषण कहते हैं, गहना है, इसको बचा के रखना पड़ता है। तो लेकिन अब कुश्ती उधर शुरू है, अपने यहाँ कम हो गई, बहुत गर्मी ज्यादा होती है, लोग को बैठने का व्यवस्था नहीं है जी, तो इसलिए गर्मी में कुश्ती इधर बंद होती है। अब बारिश में फिर शुरू होगी, बारिश में शुरू, फिर ठंडक में खूब दबा के कुश्ती चलता है इधर। तब तक हम लोग भी ठीक हो जाएंगे, शिष्य है हमारे वो भी जाएंगे सब। तो शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और आपको आगामी कुश्तियों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे चैनल परिवार की तरफ से। तो हमारे साथ मनीराम दास जी थे, आपने नेशनल लड़ा है और आपने बताया पूरी यात्रा बचपन से लेके अभी तक की क्या रही है और कैसे कैसे पड़ाव इस अखाड़े में आए, जीवन रूपी अखाड़े में आए। हम लोग फिर शामिल होंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये लंबा बना